और सबसे पहले जोरदार तालियां हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के लिए। बहुत शुक्रिया सर, खबर अभी तक के मंच पर आने के लिए, वक्त निकालने के लिए। जिंदगी के संघर्ष को लेकर मुख्यमंत्री जी बहुत कुछ लिखा गया है। बशीर बद्र ने लिखा कि ये फूल मुझे कोई तोहफे में मिले हैं, विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। जब आपकी बात होने लगी तो फिर बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ सुना गया, लिखा गया कि एक बस ड्राइवर के बेटे का ये संघर्ष कि उनके पिता ने बस चलाई रोडवेज की और आज वो हिमाचल प्रदेश को चला रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने का सपना क्या पहले देख लिया था या राजनीति में एक प्रक्रिया होती है? और कब ये एहसास हुआ कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? किसी ख्वाब के पूरा होने जैसा है या कोई मकसद था जो आप पूरा करने वाले हैं? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपके मैं चैनल में यहाँ आया हूँ। देखिए, जब जीवन की शुरुआत होती है तो जिस भी जीवन में जाए आप, उसमें कोई चीज सामने नजर नहीं आती है कि हम क्या करते हैं। आपका कर्म उस दिशा की ओर अग्रसर करता है और जब आप कर्म करते जाते हैं, रास्ता बनता जाता है और मंजिल तय होती जाती है। राजनीति एक ऐसी चीज है जिसको हम बोलते हैं, राजनीति एक ऐसा जिस पर हम ये नहीं कह सकते कि क्या होगा। राजनीति घटनाओं पर आधारित होती है और घटनाएं ही दिशा तय करती है। तो जो आपने कहा कि मुख्यमंत्री का सपना तय देखा, आपने सपना देखा नहीं, उस दृष्टि से कर्म किया, फिर गुणवान बड़ा कि भाग्यवान। राजनीति में ये बहुत चलता है जी। राजनीति में भाग्य का होना भी बहुत जरूरी है। तो उस कर्म के द्वारा जब मुख्यमंत्री का पद मिला तो खुशी निश्चित थी। कर्म हमने किया हुआ था। वो कर्म आपने किए। मैं पढ़ रहा था कि आपकी माताजी जब आप राजनीति में आ रहे थे तो वो सहज नहीं थी इसको लेकर। उनको कि बस सरकारी नौकरी मिल जाए, अपनी ज़िंदगी आप अच्छे से गुजारें। लेकिन जैसे जैसे संघर्ष बढ़ा और बहुत आपने छात्र जीवन से राजनीति शुरू की है, हिमाचल में बहुत सारे ऐसे मिसाल हैं छात्र जीवन के बाद इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो जो एक प्रक्रिया रही आपकी, पार्टी के सच्चे सिपाही के रूप में आप आगे बढ़ते रहे, फिर उसके बाद लगातार जिम्मेदारियां आपको मिली हैं। उन जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ पार्टी का जो विश्वास बढ़ता गया सुखविंदर सिंह सुक्खू पर, उसकी वजह क्या रही? देखिए, मेरे पिताजी 80 में रिटायर हो गए थे, यानी कि 50 साल पहले। उसके बाद हमारा कॉलेज जीवन शुरू हुआ और कॉलेज जीवन शुरू होने के बाद आप जब राजनीतिक जीवन में जाते हो तो आपके अंदर एक इनबिल्ट लीडरशिप का गुण होता है। किसी भी फील्ड में जाइए, अब आप उसको दिशा कैसे तय करते हो। 17 साल की उम्र थी जब मैंने चुनाव लड़ लिया था सीआर का। उसके बाद मैं हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा कॉलेज जो था वो शिमला कॉलेज था। शिमला और कोटशिरा की अभी हमारी एक ब्रांच कॉलेज में प्रेसिडेंट बन गया। प्रेसिडेंट बनने के बाद फिर माता जी का ये विचार होता था कि उस समय कोई सरकारी नौकरी लग जाए तो उससे ज्यादा खुशी क्या मिलती थी। मेरे ब्रदर और आज आप सरकार चला रहे हैं। मेरे ब्रदर एयरफोर्स में चले गए, सिस्टर्स नौकरी नहीं लग गई, तो वो कहते थे कि आप सरकारी नौकरी चले जाओ, आपका जीवन यापन ठीक हो जाएगा। लेकिन इच्छा मेरी कभी नहीं थी, ना मैंने कभी सरकारी नौकरी की तरफ गया और निश्चित तौर पर उस समय कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आज मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर आपके साथ बैठा हूँगा। काम करते गए, पर जब आप काम करते हो किसी भी दिशा में, जैसे आप जर्नलिज्म में एक दिशा तय करते हो, उसमें आगे बढ़ते जाते हो, आपकी सोच बदलती रहती है, कई नए लोगों से मिलते हो, तो उसी तरह हम राजनीति में होते हैं। राजनीति में कई लोग मिलते हैं, राजनीति में कई चीज़ों को आमने सामने रखकर फिर आगे फैसले करने पड़ते और दिशा अपने आप तय हो जाती है। 100 दिन पूरे हुए हैं आपके सरकार के, और आपका जन्मदिन भी था, उसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 100 दिन एक मकसद के साथ सरकार काम कर रही है। आपने कहा कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं और व्यवस्था परिवर्तित करेंगे
हम सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं आए। वो कौन सी व्यवस्था है जिसको आप परिवर्तित करना चाहते हैं? कहां कहां पर व्यवस्था बिगड़ चुकी है जिससे आप आहत हैं, परेशान हैं? मैंने पहला ही लाइन ये नहीं कही है। मैंने कहा हम सत्ता सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, जी हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। व्यवस्था परिवर्तन अभी 1 साल के अंदर आपको दिखाई देगा, लेकिन 100 दिन के अंदर मैं धन्यवाद अपनी पूरी कैबिनेट का भी करना चाहूँगा, अपने साथियों को भी करना चाहूँगा। हमने कुछ फैसले किए। उन फैसलों को फैसले करने के बाद असल में उनको अमली जामा पहनाना होता है। जो हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से हमारे यहाँ सड़कों का काम होना है, पानी का काम होना है, बिल्डिंग का काम होना है, उसके टेंडर की डेट होती थी 60 दिन। 60 दिन में टेंडर लगेगा, अगले 30 दिन में उसको हम अवार्ड कर देते थे। यानी कि 90 दिन में वो पूरा प्रोसेस पूरा होता था। और हमारे पास यहाँ जो काम करने के महीने हैं वो 7-8 महीने ही होते थे। हमने उसको चेंज किया, और चेंज करने के बाद हमने ये कहा कि ये 20 दिन के अंदर आपको काम करना पड़ेगा। ये परिवर्तन व्यवस्था परिवर्तन में एमएलए को हिमाचल सदन, हिमाचल भवन में सस्ता कमरा मिलता था और आम आदमी को महंगा कमरा मिलता था। सभी एमएलए ने डिसीजन किया कि एक बराबर कर दिया जाए, एक बराबर कर दी जाए। ये व्यवस्था परिवर्तन है। अधिकारी कर्मचारी रात के 12 बजे तक काम नहीं करते कोई अधिकारी, पर हमारे साथ मिलकर वो रात के 12 बजे काम करते रहे। प्रदेश की आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं, उस दिशा में हमने इस बजट में पेश किया। हमने सोशल वेलफेयर की योजनाएं भी बनाई और प्रदेश को भविष्य के एक दिशा भी दी। मैं आज आपको इस मंच के माध्यम से कह सकता हूं कि 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध राज्य होगा। और इसलिए कह रहा हूं, यह व्यवस्था परिवर्तन है। हमें फैसले करने हैं, हमें आगे बढ़ना है। राजनीतिक जीवन में, राजनीति में बहुत राजनीति होगी। अब मुख्यमंत्री के पद पर सेवा करनी है। एक मुख्यमंत्री के तौर पर यह ख्वाब देखना, एक सरकार का जिम्मेदार होने के नाते और प्रदेश का जिम्मेदार होने के नाते बहुत अच्छी बात भी और जरूरी भी है कि हिमाचल प्रदेश देश का सबसे अमीर प्रदेश होगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में आप अपनी सरकार के दौर पे ही ये देखना चाहते हैं, अपनी सरकार के दौर में ही देखना चाहते हैं, जबकि एक परंपरा हिमाचल प्रदेश में चलती आई है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। और शायद इस बार भी जनता ने उस तरीके का ये फैसला सुनाया है कि ना तो कांग्रेस को जिताया शायद और ना बीजेपी को हराया। अब जनता ने अपनी परंपरा को निभाया है। नहीं, ये आपका सवाल गलत है। बीजेपी को हराया है तभी हम 40 पर आए हैं। आपका ये कहना ना कांग्रेस को हराया बीजेपी को, बिल्कुल गलत है। हम सरकार में आप जीते हैं, बिल्कुल। सरकार में हम तय। लेकिन जनता ने एक परंपरा को कि हम जो निभाते आए हैं, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, और जो आपका ख्वाब है 10 साल में सरकार, 10 साल में हिमाचल प्रदेश को हम सबसे अमीर प्रदेश देखना चाहते हैं, उस दिशा में हमारा बजट तय हो चुका है। उस बजट में हमारी झलक मिलती है और उस बजट की दिशा भी तय कर चुके हैं। दूसरी बात, हम ये नहीं सोचते कि हम 10 साल के लिए गए। मैं ये सोचकर काम करता हूं कि मैं आज के लिए मुख्यमंत्री हूं। मैं कोई भविष्य को देखकर नहीं चलता, मैं अतीत को याद रखता हूं और वर्तमान की चुनौतियों में फैसले लेने की क्षमता रखता हूं। मैं कभी नहीं कहा कि हम 5 साल बाद आएंगे, 10 साल बाद आएंगे, लेकिन जो रोड मैप हम देके जा रहे हैं, दावे के साथ नहीं, आप भी युवा है, पाएंगे कि हिमाचल में परिवर्तन है, व्यवस्था परिवर्तित हो चुकी है। हम पिछले 40 साल पुराने कानूनों के सहारे राजनीति नहीं कर सकते। भविष्य में बहुत चुनौतियां हैं। टेक्नोलॉजी के युग में हम प्रवेश कर रहे हैं। अगर हम इसमें पिछड़ जाएंगे तो आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश 20 साल और आगे पिछड़ जाएगा। तो हमें उस राज्य की दौड़ में शामिल होना है जो विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। हमें उससे 2 कदम आगे चलकर दौड़ में शामिल होना है और हम फैसले कर रहे हैं। सभी हमारे नए मिनिस्टर्स हैं, नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ अपने डिपार्टमेंट को काम कर रहे हैं और हम खुद चेक कर रहे हैं कि कैसे करना है। इस दृष्टि से हम कार्य करते हैं।
मुख्यमंत्री जी, एक चीज़ लगातार देखने में आई है कि जब आप मुख्यमंत्री बने और उसके बाद सबसे पहले आप अनाथ बच्चों से मिलने के लिए पहुंचे, और जब भी ये बातें हुई हैं तो आप अनाथ बच्चों का, बेसहारा बच्चों का जिक्र करते हैं। आपने बजट में भी एक उनका प्रावधान किया, एक योजना आपने उनके लिए लेकर आए हैं आप। तो ये जो सोच है इस तरह के बच्चों के लिए, वो शुरू से रही थी या राजनीति में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहे? क्योंकि सबकी एक अपनी पहचान बन जाती है, तो वो एक अलग पहचान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बनती जा रही है, तो उस दिशा में भी आप काम कर रहे हैं? मैं वैसे एक आपको बता दूं, मेरे स्वभाव में पहचान बनाना नहीं है। मेरे स्वभाव में जो समाज के अंतिम व्यक्ति है उस तक पहुंचना है। अनाथ बच्चे कभी भी मुख्यमंत्री को नहीं मिल सकते, क्योंकि उनकी सोच ही विकसित नहीं हुई है। सरकारी कर्मचारी अपनी मांगों को मिलेंगे, अनएम्प्लॉयड यूथ अपनी मांगों को मिलेंगे, महिलाएं अपनी मांगों को मिलेगी, लेकिन अनाथ बच्चे क्या करेंगे? तो उसको किस प्रकार अपनी मेन बीच में, समाज में सम्मिलित किया जाए, उस दृष्टि से हमने कार्य किया। और एक है, उनको हमने चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। अभी उसका कानून इसी विधानसभा सत्र में आ रहा है। सरकार ही माता और सरकार ही पिता। जो बच्चा अनाथ हो जाता है उसके पास चारा क्या होता है? उसके पास एक ही चारा होता है कि वो किसी की दया दृष्टि पर निर्भर हो जाता है। और जो बच्चा दया दृष्टि पर निर्भर होकर काम करेगा वो कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। पहले तो उसका स्वाभिमान को वापस लाना है, उसकी सोच को बदलना है। वो ये सोचे कि मैं आज अनाथ हूं और सरकार से बोले ये मेरा अधिकार है। इस सोच को हम विकसित करके ये योजना लाए। कोई भी योजना भारत सरकार की उठा के देख लीजिए, कोई बच्चा अनाथ होता है 18 साल के बाद उसको छोड़ दिया जाता है। 18 साल उसकी उम्र अच्छा बनने की भी होती है और बिगड़ने की भी होती है। तो हमने अच्छा बनने के लिए हमने कहा कि 18 साल बाद अनाथ बच्चा जब माँ बाप के बगैर नहीं आएगा, लोग उसको जब ताने मारेंगे तो वो किस दृष्टि से जाएगा? तो हमने उस उम्र को सबसे पहले 27 साल किया। और कल मैंने उनसे कहा कि हम इसमें बिल ला रहे हैं और प्यूनिटिव एक्शन भी करेंगे इसमें, क्योंकि जो उन बच्चों के साथ गलत व्यवहार करेगा उसके खिलाफ हम प्यूनिटिव एक्शन भी लेंगे। क्या है बिल? कि 18 साल बाद वो बच्चे का अधिकार होगा कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन हो गया, उसकी फीस सरकार देगी, उसका खर्चा हॉस्टल का सरकार देगी, 4,000 रुपया मंथली पॉकेट मनी देगी। और इसी तरह उसको साल में एक बार 15 दिन घूमने के लिए बाई ईयर का टिकट देगी, 3 स्टार में रहने की फैसिलिटीज देगी, कपड़ों के लिए उसको अलग से 10,000 रुपये मिलेंगे। और 27 साल बाद अगर वो खुद लग गया तो अच्छी बात है, नहीं तो सरकार 3 जगह उसको देगी। तो क्या दिया हमने वेलफेयर स्टेट में? हमने क्या दिया? अब सवाल होता क्या दिया? उसका अधिकार दिया। अगर हम मुख्यमंत्री या मेरे विधायक है, वो जनता द्वारा चुनकर सत्ता का प्रयोग करते, तो हम उस सत्ता के द्वारा उनका सेवा का भाव ले रहे हैं। एक गरीब बच्चे कितने हैं हिमाचल प्रदेश में? कोई गरीब बच्चा अच्छा पढ़ना चाहता है, हमारी योजना में कोई कुछ नहीं रखा। जो बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है एम्स में जाएगा, NIT में जाएगा, IIT में जाएगा, IIM में जाएगा, उसको 1% ब्याज के साथ हम उसकी पढ़ाई का खर्चा भी देंगे और हॉस्टल का खर्चा भी देंगे। ये योजनाएं सामाजिक सरोकार को ध्यान में रखकर और भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखकर, और जिस प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति पर 94,000 रुपये का कर चढ़ा हो, उसको ध्यान में रखकर भविष्य की नींव डालती है। बहुत सारे आपने ऐलान किए थे बजट पेश करते वक्त। महिलाओं को घर बनाने के लिए पैसे देंगे 7,000। इसके अलावा आपका एक ऐलान था जो आपने गारंटी भी दी थी, उसको आपने वादा पूरा भी किया कि हम 1,500 रुपये हर महिला को, हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को देंगे। बच्चों की आप बात कर रहे हैं, फिर आपने अभी एक कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब है, बिगड़ी हुई है, तो किस तरह से मैनेज कर पाएंगे? इतने सारे ऐलान हैं, वेलफेयर के काम हैं, और फिर आपकी तरफ से इस तरह की कोशिशें। नहीं, बजट ऐलान नहीं होता। तो आपने घोषणाएं की हैं बजट में। ऐलान तो पब्लिक रैली में किया जाता है, बजट प्रावधान होता है। हमारी ये योजना आने वाली, इसमें हमने इतने बजट का प्रावधान किया है। हम घोषणाएं करते हैं, रैलीज में ऐलान करते हैं कि हम ये करेंगे ये करेंगे।
हमने अपनी 5 योजनाएं जो हमने गारंटी जनता के 5 योजनाओं की नींव रख दी है। पहली योजना, सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को हमने मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर उन्हें पेंशन दी। 1,36,000 के करीब सरकारी कर्मचारी और अधिकारी है। उसमें दृष्टिकोण क्या था? मॉनेटरी दृष्टिकोण नहीं था उसमें, उसमें सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण था कि आजकल की जनरेशन परिवारों के साथ रहती ही नहीं है। अगर हम उसे इकट्ठा पैसा देंगे, बेटा लेके चला जाएगा, बेटी को दे देंगे, खर्चा हो जाएगा। लालसा होती है ना, वो बहुत आगे तक जाती है। तो हमने उनको अश्योर्ड इनकम दी है कि हम हर महीने अपने जो हिमाचल के कर्मचारी अधिकारी है, विकास की गाथा लिखी है जिन्होंने, उनको हम हर महीने अश्योर्ड इनकम देंगे और जब तक उसका जीवन काल है हम उसको देंगे। मैं कोई अर्थशास्त्री की बात नहीं करता, अर्थनीति की बात नहीं करता, पहली बात। दूसरी, हमने 1,500 रुपया महिलाओं को देने की बात की है। हमने कहा हम 5 चरणों में देंगे। जब कहा है तो उसकी शुरुआत हमने 2,31,000 जो वीकर सेक्शन की महिला है उनसे हमने कर दी है। तीसरा, हमने कहा कि हम जो क्वालिटी एजुकेशन है, हमने लिखा है इंग्लिश मीडियम, हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की शुरुआत की है। आने वाले समय में हम इस राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल जो है वो एजुकेशन। चौथा, हमने कहा है कि हेल्थ के सेक्टर में हम आने वाले समय में वर्ल्ड क्लास मेडिकल टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। और ये नहीं कि अभी बजट पास होना है, हम बजट से पहले ही कैबिनेट मीटिंगें करके हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर हमारे इंडस्ट्री की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात हो, हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर ही गौर कर रहे हैं। समय लगेगा। 100 दिन में हमने अपनी दिशा दी है। 100 दिन में हमने जनता को ये दिया है कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की सरकार हिमाचल के वातावरण और जलवायु को ध्यान में रखते हुए इस बजट को प्रस्तुत करती है और आपके ध्यान में ये लाना चाहते हैं कि हम इस दिशा में अगले 5 साल में बढ़ेंगे। और हिमाचल को आपने देश का सबसे पहला हरित प्रदेश बनाने का भी सपना देखा है, उसके बारे में भी सोचा है। तो एक तरफ जब एक ऐसा वक्त होता है जब हम तरक्की की बात करते हैं, इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो इस चुनौती को किस तरह से कि हम पर्यावरण को भी बचा पाएं और फिर इस तरह से तरक्की भी प्रदेश की कर पाएं, इसको लेकर के आपका प्रारूप है, किस तरह की सोच है, किस तरह से आप काम कर रहे हैं? देखिए, जो भी योजनाओं को सिरे चढ़ाना होता है उसके लिए पैसे की जरूरत होती है। अब इमीडिएटली पैसा कैसे किया जाए, पहले उस पर ध्यान देना पड़ता। फाइनेंशियल प्रूडेंस लानी होगी तो पहले उस पर ध्यान पड़ेगा कि एकदम योजनाएं कैसे आगे बढ़ना है। फिर फाइनेंशियल दूसरी योजना को हमको लॉन्ग टर्म में कैसे लेना है, मिड टर्म में कौन सा लेना है। तो फर्स्ट हमारी जो फाइनेंशियल की शॉर्ट टर्म योजना है वो हम सक्सेस हो गए 3 महीने 100 महीने में। हमने वाटर सेस लगा दिया, हमने आगे बढ़ रहे हैं, हमने शराब के ठेके नीलाम कर दी। ये तो एक शॉर्ट टर्म है। अब मिड टर्म में जा रहे हैं और लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि हम 4 पैसे ज्यादा दे दें लेकिन हमारी योजना समय पर पूरी हो। ग्रीन हरित राज्य, ग्रीन स्टेट, ग्रीन एनर्जी का मतलब क्या और ग्रीन स्टेट का मतलब क्या। आने वाले समय में जो हमको थर्मल पावर हिमाचल प्रदेश में मिलती है हम उसका भी यूज नहीं करेंगे। अब ग्रीन स्टेट बनानी है तो उसकी दिशा कैसे तय करेंगे। हम सबसे पहले एक पार्ट इलेक्ट्रिकल में जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल में जो भी यूटिलाइजेशन है, स्कूटी है, टैक्सी है, ट्रक है, बस है, और अपने यूथ को सोलर एनर्जी की तरफ ले जा रहे हैं। तो उसमें हम हाई एंड बहुत सब्सिडी दे रहे हैं और उसमें और भी सब्सिडी देने की जरूरत हुई हम करेंगे। पहली बात, ग्रीन हाइड्रोजन में जाए। ग्रीन हाइड्रोजन में अभी सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में ये शुरुआत है, हिमाचल प्रदेश के पास ये मौका है। इस बजट के बाद मैं आपको मेरे पास 3-4 कंपनी वाले आ चुके हैं कि हम MOU साइन करना चाहते हैं। और हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो इस दृष्टि से लीड ले सकता है। इसकी ग्रीन हाइड्रोजन में थोड़ी स्टोरेज की प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है। उस दृष्टि से हमने पाया कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पहले हमने ग्रीन एनर्जी में जाना है। आज ही एक MOU साइन हुआ है।
उसमें हमने 5 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट का एमओयू साइन किया। कल ही हमारा एक भारत सरकार के उपक्रम के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में एमओयू साइन हो रहा है। शुरू में जो इन्वेस्टमेंट ले आएगा वो आने वाले 4-5 साल बाद उसका रिजल्ट होगा। तो मैं उस दृष्टि से कार्य कर रहा हूं और ये 9-10 महीने में बन जाएगा। हाइड्रो में हमारे 4 साल लगते हैं, सोलर में हमारे 9 महीने लगते हैं। सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की थोड़ी प्रॉब्लम है और स्टोरेज की प्रॉब्लम है, उसका भी हम समाधान कर रहे हैं। हम अपनी एक टीम जो इसमें लीडिंग कंट्रीज है उनमें मैं भेजूंगा, जिसमें एमएलए भी जाएंगे और दूसरे लोग भी जाएंगे। तो हम इस दृष्टि से मुझे लगता है कि आने वाले 1 साल में हम काफी काम करेंगे। फिर सर्दियों में हमारी जो सरकार है वो अक्टूबर से मार्च में बाहर के प्रदेशों से, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, 7 रुपए पर यूनिट बिजली खरीदती है। 7 रुपए पर यूनिट बिजली खरीदी तो हम 2000 करोड़ रुपया उनको देते हैं। तो हमने पाया कि ये 7000 करोड़ रुपया जो आप 7 रुपए पर यूनिट खरीदते हैं, तो हम इसको सोलर से कन्वर्ट करें। अगले 6-9 महीने में हम 200 मेगावाट सोलर से पैदा करेंगे। 500 मेगावाट का टारगेट रखा है। 200 मेगावाट हमारे एसजेवीएनएल वालों को हमने दिया और 1000 मेगावाट की टेंडर हम अपने हिमाचली युवाओं को देंगे ताकि वो भी इसमें सम्मिलित हो। इस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में बहुत से कोशिशें आपकी चल रही हैं। बीबीएमबी का मुद्दा भी है, तो उसको लेकर भी एक कि वो एरिया है जो लगातार सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल के हक में फैसला किया, तो उसको लेकर भी कुछ आप अब करने वाले हैं और क्या आप अवमानना का केस भी करने वाले, इस तरह की चीजें भी आ रही थी कि किस दिशा में पहले भी सोचा गया था, तो आपकी क्या प्रक्रिया इस पर रहेगी और इससे कितना फायदा होगा? वो करीब 4200 करोड़ रुपए के आसपास की रकम है, कितनी है टोटल? जो 4200 करोड़ वाला है बीबीएमबी का जो आप बात कर रहे हैं, वो तो फैसला हमारे हक में हो गया। अब एग्जीक्यूशन के लिए हम गए हैं, वो तो एक बात है, वो एक बात है। हम उसमें ज्यादा चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं जो पावर प्रोजेक्ट्स हमारे फ्री हो चुके हैं, जिन पावर प्रोजेक्ट के सहारे ये और पावर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, हमारे पैसे जो फ्री हो गए उसमें और प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। जो पावर प्रोजेक्ट फ्री हो जाए उसमें हमको 30% फ्री रॉयल्टी चाहिए। उस दिशा से हम आगे बढ़ रहे हैं। चाहे एसजेवीएनएल का पावर प्रोजेक्ट है, चाहे ये हमारा बीबीएमबी का पावर प्रोजेक्ट है, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो और कुछ हमारे को 2-3 हजार करोड़ के करीब हम वाटर सेस से कलेक्ट करेंगे। वाटर सेस कोई पानी पर नहीं, और इस पर आपको विधानसभा में बोलना पड़ा कि पड़ोसी राज्यों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो हमारा हक है उसको तो हम नहीं, ऐसा नहीं है। पड़ोसी राज्यों का सम्मान भी करते हैं और पड़ोसी राज्यों के अधिकारों में हम हस्तक्षेप भी नहीं करते। ये कोई पानी पर सेस नहीं है। ये जो बिजली पैदा करने वाले 172 हमारे यहाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वाले जो प्राइवेट कंपनीज है, सरकारी कंपनी, उन पर लगा है। उनकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है और काफी लोगों ने रजिस्ट्रेशन में रुचि दिखाई है। उनका ये एक मानना है कि हमारे थोड़े रेट ज़्यादा है तो उसको कम करेंगे, तो उस बारे में विचार किया जा सकता है। और मेरी उनके चीफ मिनिस्टर से भी बात हुई है, पंजाब के, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर से भी बात हुई। उनको मैंने समझाया कि आप पर नहीं आया, लगेगा प्रोजेक्ट। इस दृष्टि से भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने जो लक्ष्य तय कर दिया है उस समयबद्ध है। मैं खुद, मेरी अपनी आदत है, मैं जो काम करता हूं उसमें मैं समय अपने आप तय करता हूं कि इस समय मैं करूंगा, और ये स्वभाव में है मेरे। तो इस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। 1 साल बाद जब आपके चैनल आपका 1 साल पूरा हो जाएगा सरकार, उस समय आप आना जी, उस समय कुछ आपको परिवर्तन दिखेगा। उस टाइम पर तो जिस तरह से आपकी पूरी कोशिशें हैं तो बहुत सारे काम हो भी जाएंगे। अच्छा मुख्यमंत्री जी, पिछली बार जब हम बात करते थे तो डबल इंजन सरकार की बात होती है कि डबल इंजन सरकार है, और जब डबल इंजन की सरकार होती है तो फिर बहुत ज्यादा विकास होता है प्रदेश में। अब आपको किस तरह की उम्मीदें हैं? आप लगातार जाते भी हैं दिल्ली, मुलाकातें भी होती हैं केंद्रीय मंत्रियों से भी, उनकी तरफ से किस तरह के प्रतिक्रियाएं आपको मिलती हैं, किस तरह के सहयोग की बातें मिलती हैं? कितनी उम्मीद है आपको केंद्र से कि वो हिमाचल के विकास को लेकर उसी तरह की गंभीरता दिखाएगी जो पहले की बातें होती हैं, पहले कही जाती थी? देखिए, डबल इंजन की सरकार हो या सिंगल इंजन की सरकार हो, वो सफल तभी है जब उसको काम करने की आदत हो। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ,
मैं तकरीबन 100 दिन में हम 8 मंत्रियों से मिले, और 8 मिनिस्टर्स के मिलने के बाद अभी मेरा 4 मिनिस्टर से और मिलने का समय तय है। उनसे भी मेरी चर्चा होती है, उनसे भी टाइम ऑन करते हैं। हम कोई ये नहीं है, पर काम ही नहीं करना हो तो चाहे डबल इंजन हो चाहे सिंगल इंजन हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम काम कर रहे हैं, हम काम में रिजल्ट चाहते हैं। हम दिन रात मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि हमारा प्रदेश अपने पांव पर खड़ा हो, और जब हमारा प्रदेश अपने पांव पर खड़ा होगा तो उसका फायदा देश को होगा। ये देवभूमि है, वीर भूमि है। सबसे ज्यादा बलिदान इस प्रदेश के युवा साथियों ने किए, लेकिन हमारे को अधिकार ही नहीं मिलता, हक ही नहीं मिलता। तो अब समय आ गया है, हमने युवा पीढ़ी को अधिकार भी दिलाना है और उनको आत्मनिर्भर भी बनाना, और गर्व से कहना है कि हम हिमाचल के लोग हैं, अपनी मेहनत से यहाँ पहुंचे हैं। इस समय के लिए हमने योजना ला रहे हैं। मंत्रियों से मिलना, मेरा 8 मंत्रियों से मिला। बीजेपी की सरकार है, पर सॉवरेन स्टेट में रहते हैं, हमारा भी अधिकार है, उनका ही नहीं अधिकार। तो उन्होंने हमें अच्छी योजनाएं दी, वो कह रहे हैं और कर रहे हैं। हम सभी मंत्री अपनी अपनी योजनाओं को अमली जामा पहना रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम अपनी योजनाओं को भारत सरकार से भी हम फायदा उठाएंगे, क्यों ना उठाएं। हमारे ही टैक्स जा रहा है उनकी किटी में भी, हमारा भी तो अधिकार है। सरकारों का अधिकार होता है, व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। जनता का अधिकार होता है जो पैसे पे करती है। तो वो सहयोग मिल रहा है आपको, बहुत या भी हम कह सकते हैं कि अभी तो बहुत जल्दी, अभी तो नहीं, देखते हैं आगे आगे देखिए, होता क्या है। बहुत सहयोग कब मिलता है? जब आप लेना चाहते हो और जब आप उनकी योजनाओं के अनुसार आगे बढ़ना चाहते हो। तो हमारे को अपने पास भी हमारे रिसोर्सेज है, अपने रिसोर्सेज का हमने सदुपयोग किया। ये सब चीजें दिखाई तब देगी जब ये धरातल पर आएगी। अभी आपको धरातल पर कुछ लोगों को अब नजर आने लगा, सोचने लगे कि ग्रीन एनर्जी क्या है। नीति आयोग ने हमारी इस बजट का प्रशंसा की। बड़े बड़े कुछ अखबारों में मैं पढ़ रहा था, उसमें भी हमारे बजट की प्रशंसा की है। आप बताइए कि हम अपने लोगों को आत्मनिर्भर बनाए या कर्जे में दबाएं? तो हम बढ़ रहे हैं। हिमाचल को आत्मनिर्भर आप बना रहे हैं और अपने लोगों को बना रहे हैं, हिमाचल के लोगों को बना रहे हैं। कौन कौन सी 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको लगती हैं कि इस पर सबसे पहले हमारा ये काम हो रहा है और इससे बहुत जल्दी हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और मजबूती के साथ कामयाब हो पाएंगे? देखिए, ग्रीन एनर्जी में हम आगे बढ़ रहे हैं। हाइड्रो, ग्रीन एनर्जी में ही हाइड्रो आता है, सोलर भी इसी में आता है। ये भी मैं आपको क्लासिफाई कर दूं, कल को आप बोले कि हाइड्रो में क्या है, मैं आपको थोड़ा क्लियर करना चाहता हूं। और टूरिज्म में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज से पहले टूरिज्म में हमारे बजट नहीं होता था, 5 करोड़ 50 करोड़, इस बार 1000 करोड़ रुपया बजट रखा है। ये 1000 करोड़ रुपया तो अभी बजट है। सबसे पहले हम बढ़ रहे हैं कि टूरिज्म हमारे वातावरण के हिसाब से सबसे उच्च, और उसमें आपने गांव के अंदर टूरिज्म को लेकर भी एक योजना बनाई, सबसे उत्तम है। नहीं, ये जो योजनाएं है ना, ये जो बजट में योजनाएं, वो हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सौंदर्य, हिमाचल प्रदेश के वातावरण और जलवायु को देखकर ये बजट रखा गया है। उसमें ग्रीन एनर्जी एक है, पर्यटन दूसरा है। जब आप आओगे ना दिल्ली से तो पोल्यूशन लेवल बिल्कुल कम होगा। आप बोलेंगे मेरी लाइफ बढ़ रही है तो मैं 4 दिन और रुकूं। तो सबसे पहले पर्यटन को हमने बढ़ावा दे रहे हैं। इस साल हमारा सितंबर तक हम कांगड़ा एयरपोर्ट की लैंड को अक्वायर कर लेंगे और 9 महीने के अंदर सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ये हेलीपोर्ट की कनेक्टिविटी से जुड़ जाएंगे, सभी डिस्ट्रिक्ट। और हेली टैक्सी हम स्टार्ट करने का हमारा मकसद है फरवरी तक। और ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, हेलीपोर्ट हर जगह मेरा ड्रीम बनाया प्रोजेक्ट जाए? कोई और नहीं, जी, मेरा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट जनता की सेवा है और मैंने उसको काम को करना है। अच्छा, इस जहन में क्यों आया कि हर जगह हेलीपोर्ट बने और फिर उसकी प्रक्रिया क्या रही, क्या क्या फायदे उससे होने वाले हैं हिमाचल? नहीं, इसलिए आया कि कोई बेचारा टेढ़े मेढ़े मोड़ों के बाद जो टूरिस्ट आएगा, अगर 2 दिन होटल में सोएगा तो दोबारा क्यों आना चाहेगा?
उल्टी से ही बेचारा आधा तो खत्म हो जाता है, एक दिन तो उसको वैसे ही वेस्ट हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन लाई जाए कि वो 4 दिन या 5 दिन रुके। अच्छा, अब 4 दिन रुकना है, 5 दिन रुकना है, तो टूरिस्ट को क्या चाहिए? टूरिस्ट को चाहिए कि उसकी चॉइस क्या है, तो उस पर स्टडी की जा रही है। और जहां हमको लग रहा है कि हाँ ये चॉइस है, उस चीज को हम करने जा रहे हैं। अब बाहर जाते हैं, लाखों रुपया खर्चते हैं, उस क्लास का तो हम अपना बना रहे हैं। इसलिए हमने कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल के रूप में डेवलप किया है। अभी कुछ ही दिनों में वहाँ हमारे बड़े एयरपोर्ट की लैंड एक्विजिशन भी स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही उस एयरपोर्ट की हमारी अगली फंक्शनिंग की हमने कंस्ट्रक्शन किसके साथ करवाने आए उसको भी स्टार्ट कर देंगे। और बड़े काफ़ी अच्छा हम खर्चा कर रहे हैं। अभी थोड़ी सी और योजनाओं को लाना है, वो आपको बताएंगे सर। जो आर्थिक स्थिति खराब है, अगर ऐसा नहीं होता हिमाचल में, तो आपको लगता है कि बहुत मुश्किलें नहीं आती, विकास के काम और जल्दी होते हैं? बार बार जब भी बात होती है तो इस बात का जिक्र जरूर होता है कि हिमाचल आर्थिक स्थिति के मामले में खराब है। यहां तक बात हो गई थी कि श्रीलंका जैसे हालात न हो जाए अगर जल्द नहीं सुधार हुआ तो। देखिए, आप दो चीजें यहाँ पे मैंने बोला, प्रदेश आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। आर्थिक बदहाली का मतलब है कि बड़ी मिसमैनेजमेंट हो चुकी है। अगर इसको समय पर नहीं संभाला गया तो ठीक नहीं होगा। पहले तो श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं अगर हम ऐसे ही सोचते रहे। ठीक है, हमने हम संभाल रहे हैं ना। अभी कई एमएलए मेरे खिलाफ हो गए, विधानसभा में बहुत हल्ला किया कि हमारी एमएलए फंड दो, अभी तक नहीं दिया। हम सुधार रहे हैं। मैं भी तो ये भी कहना है कि हमारे विकास के कार्य रुक रहे हैं। नहीं, अब पहली मैं आपको बताऊं जी, हम उस स्थिति को संभाल रहे। विकास के कार्य तो हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करना ही पड़ेगा, उससे भी तो रेवेन्यू जनरेट होगा, उससे बहुत रेवेन्यू होगा। हमें तो हर काम को करना है। आर्थिक बदहाली का बात कुछ और है, उसके लिए पैसे की कमी नहीं है। पैसे की कमी नहीं है, हम पैसा ला रहे हैं। मैंने आपको कहा ना, इस साल तकरीबन हम 5,000 करोड़ रुपए का सरप्लस करेंगे। पैसे का इस्तेमाल कैसे हो, ये कोशिश है। नहीं, पैसा हमने खर्च करना है, रोड्स बनाने हैं। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। अभी आपके सामने हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बैठे हुए थे, अभी भी बैठे हुए हैं। हाँ, सामने बैठे हैं। हिमाचल प्रदेश में 2 नेशनल हाईवे बन रहे हैं, शिमला मटौर, पठानकोट जोगिंदरनगर, ये मंडी। 1,000 करोड़ रुपया, अभी शाम तक मैंने फीडबैक ली, 1,100 करोड़ रुपया लोगों के पास हिमाचल प्रदेश में जमीन का जो कंपनसेशन था वो मिल चुका है। वो इकोनॉमी में आया, उसका कम से कम 30%, अगर 300 करोड़ रुपया भी जीएसटी के या 150 करोड़ रुपया हमें उनको मिलेगा। उन्होंने खर्चा करना ही है, पहली बार हुआ है। और इवन नितिन गडकरी जी भी इसकी प्रशंसा कर चुके हैं कि बहुत ज्यादा पैसा पहली बार ऐसे खर्च हुआ है, जो 2 साल से पड़ा हुआ था। ये व्यवस्था परिवर्तन है। 2-3 साल से पैसा पड़ा हुआ, एफडी बन रही है और खर्च कर ही नहीं। तो इस दृष्टि से हमारे को पैसा खर्च करना जरूरी, महत्वपूर्ण भी है, जरूरी भी है। ऐसा नहीं है अगर हम पूरा बंद करके रख देंगे तो हमको रेवेन्यू कहां से आएगा। तो इसलिए खर्चा भी हमने करना है और बहुत ज्यादा खर्चा करना है। तो भारत सरकार भी जब ज्यादा खर्चा करती है तो उसमें इंटरेस्ट फ्री लोन देती है, जो आता है ना बजट में 50,000 करोड़ मिला, वो तभी मिलता है जब हम ज्यादा खर्चा करते हैं। हम खर्चा भी करेंगे, लेकिन खर्चा करने के बाद आपको ऐसी योजनाएं लानी है जिससे आपको धन मिले। ऐसा नहीं है कि खर्चा कर दिया और उससे मिले कुछ ना। तो उस दृष्टि से हम कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आपने एक और वादा किया, 30,000 नौकरियां, सरकारी नौकरियां 1 साल में आप देंगे और तकरीबन 90,000 रोजगार उपलब्ध कराएंगे अलग अलग रूपों में। तो किस तरह से वो 90,000 रोजगार उपलब्ध आप कराएंगे, किस सेक्टर्स में उपलब्ध कराएंगे, उसकी क्या कोशिश रहेगी? और जो 30,000 नौकरियों का आपका, इसको किस तरह से आप पूरा करने जा रहे हैं? देखिए, ग्रीन स्टेट से स्वावलंबन की और स्वरोजगार की ओर जा रहे हैं। अभी जो लोग सरकारी नौकरियों में जा रहे हैं, कुछ दिनों बाद वो बोलेंगे हमने सरकारी नौकरी नहीं करनी। ऐसा समय भी फिर तो शायद पेंशन वाला मुद्दा भी कम हो जाएगा। नहीं, कैसे?
हमने हिमाचल के युवा साथियों के पास एक योजना लेकर आए। वो योजना है कि जो बिजली पैदा करता है, जिसके पास हिमाचल में लैंड होल्डिंग बहुत कम है, तो हमने सोलर के द्वारा उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो युवा साथी हमारे यहाँ बिजली पैदा करेगा 100 किलोवाट, 250 किलोवाट, 500 किलोवाट और 1 मेगावाट, 100 किलोवाट के लिए सिर्फ 3-2.5 बीघा जगह लगती है। हमारे गांव में 2.5 बीघा जगह लगती है। उसको साल के कितनी इनकम दे रहे हैं हम? 4 लाख रुपया। तो घर बैठ के वो जो 100 किलोवाट में 4 लाख रुपया कमाएगा और 250 किलोवाट में वो 15 लाख रुपया कमाएगा और 500 किलोवाट में वो 30 लाख कमाएगा और 1 मेगावाट में वो 60 लाख कमाएगा। अब 1 मेगावाट में लगती है 13 बीघे जगह। तो उतनी जगह कई लोगों के पास है नहीं बेचारे यहाँ। जब उनको हम घर बैठ के हम पावर खरीदेंगे उनसे, उस रेट के हिसाब से खरीदेंगे और 40% सब्सिडी देंगे, और जब उसका प्रोजेक्ट फ्री हो जाएगा तो उसका 30% हम उससे लेंगे। जो हमने दिया है ना उसको हम बाद में वापस लेंगे। एक तो सेल्फ रिलायंट हो गया कि उसको पता लग गया कि मुझे 25 साल का पीपीए करेंगे। अगर 1 मेगावाट का आज कोई प्रोजेक्ट 12-13 बीघे में लगाता है तो उसका खर्चा 4 करोड़ रुपया आता है। 1 करोड़ 60 लाख रुपया सरकार गारंटी देगी और 2,60,000 उसका 4 साल में फ्री हो जाएगा और उसके बाद उसको 60 लाख रुपया रेवेन्यू जनरेट होगा, प्रॉफिट होगा। उस 60 लाख में से 30% हम हर साल उससे काट लेंगे और उसको जो पैसा दिया 10 साल में वो भी पूरा हम कर लेंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, एक कोशिश अगर हम बात करें, जब हिमाचल की बात हो तो बागवानों की बात ना हो, ये मुद्दे काफी उठते रहे चुनाव से पहले। किसानों का मान सम्मान बना रहे, किसानों की आमदनी, बागबानों की आमदनी ज्यादा हो, उसको लेकर आपने किस तरह की सोच को आगे बढ़ाया और किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए, हमने अपने बजट में कहा है किसानों को हम 2% लोन देंगे, 2% पर खेती करने के लिए लोन देंगे। कितने पर देंगे? 2% पर। भारत सरकार नहीं देती है, भारत सरकार 7% पर देती है और 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन देती है। हम 2% पर देंगे। उनके ग्रुप बनाएंगे। ये जो सोलर एनर्जी है किसान से भी जुड़ी हुई है। इस बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिशा दी गई है, उसको भी कोई समझ नहीं रहा। हमने सोलर एनर्जी दी गांव के आदमी के लिए, हम मत्स्य पालन दे रहे, गांव के 80% सब्सिडी दे रहे हैं। जहाँ पानी होगा वहाँ 80% सब्सिडी दे रहे हैं पौंड बनाने के लिए। तो ये इस जो पशुपालन के लिए हम क्लस्टर बना रहे हैं और नेचुरल खेती की तरफ जा रहे हैं। हमने जो वातावरण है ना हिमाचल का, उसके हिसाब से बजट बनाया है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये सब चीजों को डाला गया है। एक ही क्लस्टर बनाकर पशुपालन, एग्रीकल्चर, मत्स्य पालन, सोलर एनर्जी, ये सब दृष्टिकोण से एक ही चीज को जोड़ा गया और मिल्क प्रोड्यूसर का इस दिशा में हमने काम किया। सरकारी संस्थानों को डिनोटिफाई करने का मामला काफी गर्माता रहा, सड़क पर भी सदन पर भी। इसको लेकर विपक्ष के आरोप लगते रहे कि बदले की भावना से सरकार काम कर रही है और विकास की बात होती तो इस तरह की कोशिशें नहीं की जाती। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, विपक्षी पार्टी है, कुछ तो कहना पड़ेगा, नहीं तो विपक्षी नहीं कहेगा उनको। वो बोलेंगे बजट ही इतना अच्छा कि सत्ता पक्षी रह जाए। उनको विपक्षी पार्टी होने के नाते क्यों कहना पड़ता है? क्योंकि उनको अपनी भूमिका निभानी है। 6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी उसने 4.5 साल कोई संस्थान नहीं खोले। चुनावों से पहले आकर उन्होंने 920 संस्थान खोल दिए। मैं कोई सीएससी वार्ड वाई के सहारे नहीं चला सकता, मैं कोई स्कूल पीएन के सहारे नहीं चला सकता, मैं कोई इंस्टीट्यूशंस एक क्लर्क के सहारे नहीं चला सकता। 920 इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की जरूरत थी। चुनावों से पहले खोल दिए। ये और तो और छोड़िए, 6th पे कमीशन भी दे दिया, उसका 11,000 करोड़ हमारे इस माथे पर डाल के रखा है उन्होंने, जिसमें 4,500 करोड़ रुपया पेंशन में हो गया उनका, 5,500 करोड़ रुपया जो अभी कर्मचारी अधिकारी है और 992 करोड़ की डीए भी दे दी। ये जो इंस्टीट्यूशन जब खुलते हैं तो उसको पहले कैबिनेट नोट बनता है, फाइनेंस से कंकरेंस ली जाती है, एम्प्लॉयज को भरा जाता है। कुछ नहीं किया कि इस बार चुनाव जीत जाए।
उन्हें भारतीय जनता पार्टी को ये भी महसूस करना चाहिए कि इतने संस्थान खोलने के बाद भी आपको हिमाचल प्रदेश की जनता ने सत्ता में नहीं लाया, विपक्ष में बिठा दिया। सारे हिंदुस्तान के मंत्री तो वहां आ गए हिमाचल में इस चुनावों में, फिर भी नहीं जिताया। कितने बुद्धिजीवी है हिमाचल के मतदाता, कितनी जानकारी रखते हैं हिमाचल के मतदाता। अगर हमने संस्थान बंद किए, हमने कहा कि नीड बेस्ड खोलेंगे, हम संस्थानों में क्वालिटी भी लाएंगे, क्वांटिटी भी लाएंगे, और कोई बच्चा अगर कोई शिक्षा संस्थान में रहता है उसके लिए अगर हमको गाड़ी लगानी पड़ी एक बच्चे के लिए, हमारी सरकार वो भी करेगी। लेकिन जिन स्कूलों में 3000 स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में एक टीचर है, 5 क्लासेस कैसे पढ़ाएगा वो? 86 स्कूलों में 0 एनरोलमेंट है, सिर्फ टीचर है। तो कोई तो आपको पैरामीटर्स रखने चाहिए। कॉलेज में 40 बच्चों पर कॉलेज खुलता है, प्राइमरी स्कूल नहीं खुलता। तो इस दृष्टि से हमने उन संस्थानों को बंद किया। आपने हिमाचल के मतदाताओं की बात की कि वो बुद्धिजीवी हैं और बहुत कुछ सोचा। वादे सभी पार्टियां करती हैं और इसमें भी कोई शक नहीं है कि हिमाचल की जीत ने कांग्रेस में एक अलग उत्साह पैदा किया और उसका असर दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के नेता उसका जिक्र करते हैं, आप लोगों की, आपकी पार्टी की, यहाँ के नेताओं की तारीफ करते हैं। कौन सी वो बातें थी हिमाचल की जनता के जहन में जो उनको कांग्रेस नजर आई? क्या सिर्फ वो पेंशन का मुद्दा था, या फिर महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे थे, या और भी कोई बातें थी? हिमाचल की जनता सब जानती है, वो जानती है और समझ भी रखती है। सबसे जागरूक मतदाता वैसे और प्रदेशों के भी होंगे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन हिमाचल के मतदाता समय आने पर परिस्थितियों के हिसाब से मत करते हैं। तो जो मुद्दे उनके सामने आए, सबसे बड़ा मुद्दा जो था इस सरकार की गवर्नेंस का था। गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है, अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है। गवर्नेंस नाम की इस राज्य में कोई ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं थी। सरकार गवर्नेंस से चलती है। अब जब गवर्नेंस नहीं, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा होगा, बेरोजगारी बढ़ रही होगी, भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं होगा, युवाओं को सपने बेचते होंगे, तो हिमाचल की जनता समझदार थी। सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड है जहां भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ था, इन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, युवाओं के साथ धोखा दिया। लाखों युवा साथी पेपर में बैठते थे, मेहनत करने के बाद भी सिलेक्ट नहीं होते थे। ऐसे लोग सिलेक्ट हो जाते थे जिनको पेपर का का नहीं लिखना आता था। हमारी सरकार ने आते ही जाल बुना और उन षड्यंत्रकारियों को हमने बेनकाब किया। तो ये सब गवर्नेंस से जुड़ी चीजें। एक चुनौती है ये आपके लिए भी कि पेपर लीक ना हो, नौकरियों में किसी तरह की धांधली ना हो, पेपरों में किसी तरह की धांधली ना हो, और उसको आप दूर करो, उस विश्वास को पैदा करें जनता के सामने, हिमाचल के युवाओं के सामने, जो आप कह रहे हैं कि पिछली सरकार नहीं कर पाई। हम तो करेंगे ही, हम और भी काम करेंगे इससे अच्छा जी। अभी थोड़ा सा वो विचार जो है अभी बताने लायक नहीं है, पर हमने एक कमेटी बना दी है जिसमें हमने 3 टॉप के जिनकी इंटीग्रिटी अनडाउटफुल है उनको हमने बनाया है। उसकी नोटिफिकेशन हो जाएगी। नया संस्थान आ रहा है, जब तक नया संस्थान 3-4 महीने में नहीं आता तब तक हमारे पेपर पब्लिक सर्विस कमीशंस करवाएगा। लेकिन अभी उसमें और एक और विचार कर रहे हैं। अच्छा। कि आने वाले समय में किस प्रकार के रोजगार हमने पैदा करने, उस दृष्टि से हम आगे बढ़े। जब हम आ रहे थे शिमला की तरफ तो बड़े बड़े पोस्टर्स थे, आपका फोटो लगा हुआ था बड़ा अच्छा सा, और उस पर लिखा हुआ था लोकतंत्र की जीत, और भी बधाइयां दी जा रही थी। लेकिन इन दिनों एक आवाज उठ रही है देश में कि लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है। राहुल गांधी की संसद से सदस्यता रद्द की गई है, उसके खिलाफ आप लोगों का प्रदर्शन है। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं सारी चीजें? नहीं, ये जो बात आपने बोली लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है, मुझसे अच्छा जवाब तो आप दे सकते हैं जी कि क्या हो रहा है। ये मेरे से अच्छा जवाब आप दे सकते हैं, पर आप बोल नहीं सकते, हम बोल सकते हैं क्योंकि हम राजनीतिक दल से है। आपको सहन करना पड़ेगा, हमको सहन नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि ऐसी क्या परिस्थिति की संस्थाओं में एक डर का भय है।
कोई भी इंस्टीट्यूशंस ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में 4 जजेज आके रोते हैं कि हमारे काम में इंटरफेरेंस किया, इलेक्शन कमीशन वो रोता है, बाकी तो जो एग्जीक्यूटिव के वो तो बोलेंगे ही कुछ नहीं। उस आवाज को बुलंद किया राहुल गांधी जी ने। जब संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश हुई, राहुल गांधी जी उसके लिए बाहर निकले और राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा का ऐलान दिया। भारत कोई टूट थोड़ी रहा है, भारत तो कहीं इकट्ठा है। क्या था उसका मकसद? उसके पीछे की सोच थी कि जो संस्थाएं लोकतंत्र को मजबूत करके रखती है, जो इंस्टीट्यूशन लोकतंत्र की मर्यादा को बनाकर रखती है, आज उसको बचाने की जरूरत है। उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा की, यह मकसद था उनका। और उन्होंने देखा कि कोई भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठाई जा रही, उसकी आवाज को दबा दिया जा रहा है। उस दृष्टिकोण से मैं अपना सवाल पूरा करता हूं। उस दृष्टिकोण से उन्होंने आवाज उठाई, और जब ये आवाज उठी तो उन्होंने उनका एक क्या मामला होता है, कोर्ट के मामले ने बोला कि ऐसा हमने पाया। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को कोर्ट पर भरोसा नहीं है, कोर्ट की बात भी नहीं मान रही। नहीं, कुछ काम आजकल दूसरे तरीके से होने लगे हैं। अच्छा, वो मेरे समझ गए होंगे कि कौन सा तरीके से किए जाते हैं, और जो दूसरे तरीके से काम होते हैं उसका सहारा लेकर जनता की अदालत में ऐसा पैदा किया जाता है, कोर्ट ने किया है। संसद में तो राहुल गांधी जी की आवाज को रोक दोगे, और जनता की अदालत में उनकी आवाज को रोका नहीं जा सकता। दिल और दिमाग में जब भय का वातावरण हो, उस भय मुक्त भारत के लिए राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं। और पत्रकार मुझसे ज्यादा जानते हैं कितना भय, कोई मुंह से ऐसा शब्द ना निकल जाए। ये सच्चाई है। उस आवाज को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन लोकतंत्र तभी मजबूत रहता है जब विपक्षी पार्टी के नेताओं को बोलने का अधिकार होता है। उनकी आवाज को कुचलने का अधिकार इस लोकतंत्र ने नहीं दिया है। मुख्यमंत्री जी, क्या इस प्रकरण के बाद विपक्षी एकता मजबूत होगी? क्या ऐसा माहौल बनेगा कि बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ 2024 में एक मजबूती के साथ विपक्ष खड़ा हो पाए, जीत पाए, या बहुत बड़ी टक्कर दे पाए? देखिए, विपक्ष की एकता मजबूत होगी नहीं होगी, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी के साथ जब ऐसा हो सकता है तो वो तो छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां हैं, उनको तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। वो भी सबसे बड़ी मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस, संसदों की संख्या चाहे 44 है, लेकिन मध्य प्रदेश जितनी भी और राज्यों में थे, हम प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी है असेंबलीज में। अगर उनकी आवाज को दबाया जा सकता है तो रीजनल पार्टियों को दबाने में उनको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसलिए संवाद के द्वारा, विचार विमर्श के द्वारा एक प्लेटफॉर्म पर एक नीति को लेकर आगे आना पड़ेगा। लोकतंत्र के लिए यह बहुत जरूरी है। कौन प्रधानमंत्री बनता, कौन नहीं बनता, वो बाद की बात है। राहुल गांधी जी ने अगर देश का प्रधानमंत्री बनना होता, जिसकी दादी प्रधानमंत्री थी, जिनके पिताजी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री चाहते थे, उन्होंने मना कर दिया। तो राहुल गांधी जी को 2009 में तो मनमोहन सिंह जी ने भी बोला कि 1 साल मेरे साथ काम करिए, और मैं बुढ़ापा आ गया, मैं आगे प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालिए। तो राहुल गांधी जी ने तब नहीं संभाली। तो इसलिए एक विचारधारा जिसका प्रतिनिधित्व राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उसको अगर खत्म करने की कोशिश की, विचारधाराएं कभी खत्म नहीं होती, वो दोबारा पैदा होती है और मजबूती से पैदा होती है। आखिरी सवाल, सुख की सरकार टैगलाइन है आपकी इस सरकार का। हिमाचल की जनता विश्वास कर रही है सुख की सरकार सुख की सरकार पर, या उस विश्वास को भी बढ़ाने में कितना वक्त लगेगा, या बना चुके हैं आप, और उसका मकसद क्या है, और वो कौन सा ऐसा अब आपके सामने चुनौतियां हैं जो बहुत जल्दी आपको पूरी करनी और उनसे निपटना है? देखिए, जब बच्चा स्कूल की परीक्षा में बैठता है तो 1 साल बाद उसका परीक्षा फाइनल होती है, उसका रिजल्ट आता है। अभी तो हमारे क्वार्टरली एग्जाम हुए, उसमें अच्छे आए, 90% नंबर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब, खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए, हमारे मंच पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सभी सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।
धन्यवाद। सर अगर आप कुछ और बोलना चाहें अपने स्पीच में। नहीं, भाषण बहुत दे दिए। अब काम करने का वक्त है। थैंक यू। थैंक यू सर। सर आपसे अपील करना चाहूंगी कि आप 2 मिनट बस यहाँ पर रुकिए। और खबरें अभी तक के पूरे परिवार की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं और साथ ही जोरदार तालियां यहाँ पर होनी चाहिए। और खबरें अभी तक की तरफ से मैं डॉक्टर एस मिन्हास को यहाँ पर बुलाना चाहूंगी कि वो आए और इन्हें सम्मानित करें, क्योंकि देखिए एक सार्थक चर्चा यहाँ पर चली। और देखिए इन 100 दिनों की अगर बात करें या बजट को लेकर हम बात करें तो हमने ये देखा किस तरीके से कांग्रेस ने जो अपना एक रोड मैप है वो जनता के सामने रखा। और ये रोड मैप अगले 5 सालों तक आगे बढ़ेगा और 5 सालों बाद क्या हिमाचल प्रदेश की तस्वीर बदलेगी, ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से यहाँ पर राइजिंग हिमाचल कॉन्क्लेव के लिए यहाँ पर जहां तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है उसको लेकर हम एक बार फिर से जिस तरीके से बातचीत की गई और एक सार्थक रूप में चर्चा बढ़ी। तो राइजिंग हिमाचल कॉन्क्लेव नॉलेज पार्टनर महर्षि मार्कंडेश्वर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी इन एसोसिएशन विद नेशनल हेल्थ मिशन विद्यापीठ शिमला। कुल मिलाकर ये सारी चीजें हमने देखी और एक तरफ हमने ये भी यहाँ पर समझा कि हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए क्या कुछ जरूरी है। तो हिमाचल प्रदेश के विकास को लेकर हमने यहाँ पर चर्चा की और देखिए सार्थक चर्चा यहाँ पर चली। जिस तरीके से तमाम चीजें यहाँ पर रही, क्या हिमाचल प्रदेश के विकास को पंख मिल पाएंगे आने वाले 5 सालों में, ये देखने वाली बात है। तो राइजिंग हिमाचल कॉन्क्लेव के लिए एक बार जोरदार तालियां।